हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे जो बात करने वाले हैं वो सरफेस टेंशन की हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं मेरे दोस्त पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है सरफेस टेंशन, या इसी को हम हिंदी में कह देते हैं मेरे दोस्त पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो इस टॉपिक की बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को जानेंगे। अच्छा, अभी अगर हम पृष्ठ तनाव की बात करें तो भाई साहब पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है? पृष्ठ यानी भाई अगर इसको हम अलग अलग तोड़ें तो पृष्ठ का मतलब हो जाएगा एक सतह और तनाव का मतलब हो जाएगा खिंचाव। तो किसी भी सतह का जो खिंचाव होगा वो पृष्ठ तनाव कहलाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो द्रव के पृष्ठ तनाव की बात कर रहे होंगे। ठीक है जी, किसके पृष्ठ तनाव की बात करेंगे? द्रव के पृष्ठ तनाव की बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमने जाना कि द्रवों में भी क्या होता है कि पृष्ठ तनाव की क्षमता होती है, यानी एक खिंचाव की क्षमता होती है। ठीक है, तो उसी पृष्ठ तनाव की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी अगर हम देखें मेरे दोस्त तो पृष्ठ तनाव के बारे में सबसे पहली बात कि भाई पृष्ठ तनाव को डिफाइन कैसे करें, हम इसकी परिभाषा को कैसे माने। तो भाई साहब प्रत्येक जो द्रव है वो अपना आकार को न्यूनतम करना चाहता है, अपने क्षेत्र को न्यूनतम करना चाहता है, और जिस वजह से वह न्यूनतम करना चाहता है अपने आकार को, तो खिंचाव होता है उसमें। वह न्यूनतम करना चाहेगा तो खिंचाव होगा। यही खिंचाव जो है, यही द्रव का जो गुण है, जो खिंचाव है, द्रव के छोटे अपने आकार को छोटा करने की जो क्षमता है, यही कहलाता है मेरे दोस्त पृष्ठ तनाव। ठीक है जी, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, किसी भी द्रव को छोटे से छोटा होने के लिए उसको गोल होना पड़ेगा। ठीक है, तो गोल होने की जो क्षमता है, उसको छोटा होने की क्षमता, वही कहलाती है पृष्ठ तनाव। ठीक है, अच्छा पृष्ठ तनाव अगर हम यहाँ पर देखें तो पृष्ठ तनाव इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है पृष्ठ तनाव? तो पृष्ठ तनाव होता है मेरे दोस्त किसके वटे में कर देंगे लंबाई। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा पृष्ठ वटे लंबाई। पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई, ये किसके बराबर होता है? पृष्ठ वटे लंबाई। हाँ जी, तो चलिए, हाँ मैं बात कर रहा था, ये जो पृष्ठ तनाव है ये किसके इक्वल होता है? ये पृष्ठ वटे, नहीं पृष्ठ नहीं भैया, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये पृष्ठ नहीं है, यहां पर है बल। ठीक है जी, बल वटे लंबाई के इक्वल होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, अच्छा अभी अगर हम इसमें लंबाई और नीचे ऊपर हमने लंबाई की गुणा करी है, तो नीचे भी कर लो भी बराबर करने के लिए। ठीक है जी, अब लंबाई की गुणा करने से क्या बनेगा आप देखिए। अब इसको हम, ये जो बल गुणा लंबाई हो जाएगा, तो बल गुणा लंबाई जो होता है इसको फिर हम पृष्ठ ऊर्जा बोलते हैं, पृष्ठ ऊर्जा। ठीक है, और वटे में लंबाई इंटू लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल। तो बात आप समझ पाए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पृष्ठ तनाव जो है वो बल वटे लंबाई होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी बल वटे लंबाई में लंबाई इंटू लंबाई हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पृष्ठ ऊर्जा वटे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये भी पृष्ठ तनाव है और ये भी पृष्ठ तनाव है। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन हमारे कैसे सॉल्व होंगे उनको हम समझते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसका पूछेगा आपसे मात्रक। ठीक है जी, अब मात्रक कैसे निकालेंगे? तो मात्रक निकलेगा बल। बल का क्या मात्रक होता है? न्यूटन। और वटे लंबाई का क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो यही हो गया इसका मात्रक। न्यूटन वटे मीटर क्या है? इसका मात्रक है। अच्छा, और अच्छा इसका विमेय सूत्र आपसे पूछ सकता है, पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र क्या है?
तो देखो न्यूटन का विमेय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। अब ये वाली जो चीज है कि न्यूटन का विमेय सूत्र क्या है, ये हम अपनी पुरानी वीडियोस में बना चुके हैं। विमा एवं मात्रक की 3 वीडियो लगभग मैंने बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप जरूर देख लें, ठीक है। तो उसमें आपको ये विमा पता चल जाएंगी, विमा ऐसे क्यों लिखते हैं, क्यों ये विमा है, ठीक है। उसमें हमने सारी बात करी है। अच्छा, तो मीटर की विमा क्या हो जाएगी, तो मीटर की हो जाएगी एल। अब क्या होगा, इस एल से ये एल कट जाएगी, ठीक है। तो इसकी विमा क्या बचेगी, एम टी माइनस टू। एम टी माइनस टू जो हो जाएगी, ये किसका विमेय सूत्र है, एम टी माइनस टू। तो ये हो गया विमेय सूत्र आपका पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, एम टी माइनस टू। ये पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र है, ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे की अगर हम अब बात करें आपसे, तो इसके आगे हम देखेंगे। अच्छा, इससे आगे हमें पृष्ठ तनाव को पढ़ने के लिए इसके ज्यादातर पेपर में उदाहरण आएंगे, और इसको पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी और चीज की। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको अभी बतलाता हूं। हमें पढ़ना पड़ेगा, एक चीज है अंतरा आणविक बल। और इस बल के बारे में दोस्तों, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं इस बल के बारे में, जब मैंने पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी। हमारा टॉपिक चल रहा था द्रव, और उस पर जब हमने वीडियो बनाई थी दाब वाले में, हमने उसमें द्रव, गैस, ठोस, इन सभी के गुणों की बात करी थी, और उसी में हमने जाना था अंतरा आणविक बल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उसको समझते हैं अंतरा आणविक बल को, उसके बाद हम इसके उदाहरणों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत आसान से शब्दों में मैं आपको अंतरा आणविक बल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं दोस्तों और समझते हैं अंतरा आणविक बल। अंतर आणविक बल, ठीक है दोस्तों। एक बल होता है अंतर आणविक बल। इसको अगर इंग्लिश में हम देखें तो इसको बोलते हैं इंटर और मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है जी। ये है अंतर आणविक बल। अच्छा, ये क्या चीज है भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल क्या है? ये भाई साहब किसी भी जो आपका वस्तु है या परमाणु है, अणु है, उसके जो अणु हैं उनके आकर्षण होने की क्षमता या फिर उनके प्रतिकर्षण होने की जो क्षमता है या गुण है, उसी को क्या कहते हैं हम, अंतर आणविक बल कहते हैं, ठीक है भाई। किसी भी गुण के आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण करने का जो गुण है, वही कहलाता है क्या, अंतर आणविक बल, ठीक है। अच्छा, अब यही अंतर आणविक जो बल है ये 2 प्रकार का होता है मेरे भाई। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है ससंजक बल, ससंजक बल, और एक होता है असंजक बल, असंजक बल। एक हो गया ससंजक बल, एक हो गया असंजक बल। ससंजक बल को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और असंजक बल को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है जी। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, यानी ससंजक बल और असंजक बल। ये अंतर आणविक बल 2 प्रकार का होता है भैया, ससंजक और असंजक बल, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम देखें तो इस ससंजक बल क्या है, तो ससंजक बल का मतलब है मेरे भाई कि एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है उसको हम ससंजक बल कहेंगे, जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगता है। यानी जैसे कहें पानी है तो पानी और पानी के बीच में जो बल लगेगा वो ससंजक बल लगेगा। जैसे अब इस पर उदाहरण कैसे बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कहेगा भाई पानी की एक बूंद दूसरी पानी की बूंद से चिपक जाती है, क्यों? भाई सब ससंजक बल के कारण। बात समझ पा रहे हो?
क्योंकि उनमें ससंजक बल है, इसलिए वो आपस में चिपक जाती है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही कहेगा पारे की एक छोटी बूंद दूसरी छोटी बूंद से मिलकर बड़ी बूंद बना लेती है, क्यों? तो आंसर हो जाएगा ससंजक बल के कारण। ठीक है, ये भी ससंजक बल के कारण। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दो कांच की प्लेट है, तो दो कांच की क्या है, स्टिक्स हैं, और जब उनके बीच में हम पानी भर देते हैं, उनके बीच में पानी लगा के और उनको चिपका देना, तो फिर उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो चिपक गई। क्यों चिपकी है? क्योंकि कांच से पानी लगा हुआ है, कांच की दीवार पर पानी है, तो कांच नहीं चिपका, वास्तव में पानी चिपक गया है। ठीक है, तो वह भी क्या है, ससंजक बल के कारण हुआ है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। असंजक बल की बात अगर मैं करूं, एडहेसिव फोर्स की बात हम करें, तो ये मेरे भाई भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच लगता है। कैसे? भिन्न भिन्न परमाणु। जैसे मैं बात करूं, अभी अगर मैं देखो इस बोर्ड पर इस मार्कर से लिख पा रहा हूं, तो ये क्यों संभव हो पा रहा है? भाई अब देखो, इस इंक के जो अणु हैं वो अलग हैं, इस बोर्ड के जो अणु हैं वो अलग हैं। दोनों समान तो नहीं है, दोनों के अणु, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इंक जो है वो बोर्ड पर चिपक रही है। तो ये कौन सा बल है? असंजक बल के कारण। अगर दोनों समान अणु होते तो ससंजक बल। चौक से डस्टर पर चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव हो पाता है, क्यों? असंजक बल के कारण। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। और भी क्या है, जैसे कागज से जो गोंद है, गोंद का चिपकना, गोंद से कागज का चिपकना, वो भी किसके कारण हो पाता है? असंजक बल के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, ये सारे आपके जो क्वेश्चन हैं ये असंजक और ससंजक बल से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और असंजक और ससंजक बल क्या है? तो ये एक प्रकार का अंतर आणविक बल है। ठीक है जी। चलिए, अब हम बात करेंगे आगे किसकी, जिस टॉपिक पर हम चल रहे थे, हम अपने उसी टॉपिक की बात यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है पृष्ठ तनाव। चूंकि हमें इस पृष्ठ तनाव में अंतर आणविक बल की आवश्यकता होती है, कुछ सिमिलरिटीज होती हैं अंतर आणविक बल से, इसलिए हमें पृष्ठ तनाव से पहले इसको पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। ठीक है, और ये है सरफेस टेंशन। ठीक है जी, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अच्छा, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव में हमने मोटे तौर पर बात की। अभी हम देखेंगे कुछ इसके इफेक्ट्स होते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसकी बात करेंगे। भाई, तापमान से क्या प्रभाव पड़ेगा पृष्ठ तनाव पर? तो पृष्ठ तनाव पर किसका प्रभाव हम देख रहे हैं? तापमान का। तापमान के प्रभाव। ठीक है जी। तो पृष्ठ तनाव पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए अगर मैं तापमान को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, बढ़ने पर तापमान अगर मान लीजिए बढ़ेगा, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा भैया? पृष्ठ तनाव घटने लगेगा। अगर तापमान बढ़ने लगेगा तो पृष्ठ तनाव क्या है? घटने लगेगा। तो तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। ठीक है जी। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, और घटने पर यानी अगर तापमान घट जाए तब क्या होगा? तब आपका पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है जी। तो बात आप इतनी सी समझ पाए होंगे कि अगर तापमान बढ़ता है तब पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है, और अगर तापमान घटेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं उसकी मैं आपको बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें गर्म सूप ज्यादा टेस्टी लगता है ठंडे सूप की अपेक्षा, ऐसा क्यों है? तो आप समझिए, गर्म सूप जो है वो कैसा है? भाई गर्म है, यानी तापमान उसका बढ़ा हुआ है, और तापमान बढ़ा हुआ है
तो उसका पृष्ठ तनाव कैसा है, घटा हुआ है। उसका पृष्ठ तनाव कैसा है, घटा हुआ है। एक और बात मैं यहीं पर लिख देता हूं, घटा हुआ है तो क्या है, फैलेगी। अब अगर किसी चीज का तापमान घटा हुआ है ना तो वो चीज क्या होती है, फैलती है। इस बात को आप याद रखना। अब देखिए, अगर तापमान घटा हुआ है तो वो फैलेगी, तापमान बढ़ा हुआ है, पृष्ठ तनाव घटा हुआ है, तो वस्तु क्या है, वो चीज क्या है, वो फैलेगी। अब हमें गर्म सूप ज्यादा टेस्टी इसलिए लगता है क्योंकि वो गर्म है, और गर्म है तो तापमान कैसा है, घटा हुआ है, और घटा हुआ है तो वो फैलेगी। तो हमारी जो जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, छोटे छोटे दाने जो होते हैं, वो स्वाद पता करने का काम करते हैं भैया, ठीक है। और जब पृष्ठ तनाव कम होता है तो वो जो सूप है वो हमारी जीभ पर फैल जाता है पूरी पर, तो जितनी भी स्वाद कलिकाएं सबसे टच हो जाता है वो, और इसीलिए स्वाद को बेहतर तरीके से महसूस कर पाती है हमारी जीभ। इसीलिए हम कहते हैं कि गर्म सूप जो है वो ज्यादा टेस्टी लगता है ठंडे की अपेक्षा। अब अगर यहीं पर हम ठंडा सूप पीने लगे, भाई ठंडा सूप पियेंगे तो होगा क्या, वो फैल नहीं पाएगा तो स्वाद कलिकाएं उसका स्वाद महसूस नहीं कर पाएंगी। इसलिए क्या होगा, हमें ठंडा सूप ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, गर्म सूप हमें ज्यादा टेस्टी इसीलिए लगता है। ठीक है भैया, रीजन आप समझ पाए हो, आंसर भी आप लगा लोगे कैसे आएगा। अच्छा, और वो आपसे क्या पूछेगा, कहेगा कि खाना जो है हमें गर्म स्वादिष्ट लगता है जबकि ठंडा नहीं लगता। रीजन क्या है, फिर यही है क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। ठीक है। अच्छा, और अगर हम क्या बात करें, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, जैसे चाय या कॉफी है, चाय कॉफी ये हमें गर्म अच्छी लगती हैं, क्यों, क्योंकि गर्म होने से पृष्ठ तनाव घट जाता है, और पृष्ठ तनाव घटेगा तो मेरे भाई जीभ पर वो फैलेगा अच्छे तरीके से, और फैलेगा तो हमें बहुत ही टेस्टी लगेगा। ठीक है, बात आप समझ पाए हो। तो तापमान के क्या प्रभाव पड़ते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछा जाता है मैं फिर एक बार बता देता हूँ। या तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भाई तापमान के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, या तापमान के घटने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर चीजें ऐसे पूछेगा कि गर्म खाना टेस्टी लगता है, ठंडा क्यों नहीं लगता। बात आप समझ गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अशुद्धियों की। किसकी बात कर लेते हैं, अशुद्धियों की। तो एक अशुद्धियों से भी प्रभाव पड़ता है, अशुद्धियों से। अशुद्धियों से के प्रभाव। ठीक है भैया, अशुद्धियों के प्रभाव। अब अशुद्धियां भी दो प्रकार की होती हैं। अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं, एक हो जाएगी घुलनशील, घुलनशील, एक हो जाएगी अघुलनशील। ये दिख तो रहा है ना भैया, एक हो जाएगी घुलनशील, एक हो जाएंगी अघुलनशील। ये दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं घुलनशील अशुद्धियों की, तो घुलनशील अशुद्धियों से अगर हम घुलनशील अशुद्धियां मिला देते हैं किसी द्रव में तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा सरफेस टेंशन पर, और अघुलनशील मिलाते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर हम घुलनशील मिलाएंगे ना तो घुलनशील अशुद्धियां मिलाने से पृष्ठ तनाव जो होगा वो बढ़ जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ठीक है जी, पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा अशुद्धियां मिलाने से। कैसी अशुद्धियां हो वो, घुलनशील अशुद्धियां। और अघुलनशील अशुद्धियां अगर हम उसमें मिलाते हैं, अघुलनशील अशुद्धियां, तब क्या होगा, तब जो है पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। ठीक है जी, तो ये बात आप मेरी समझ पाए होंगे कि अगर हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो अशुद्धियों के भी दो प्रभाव हैं भाई। अगर हम घुलनशील अशुद्धियां मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, और अघुलनशील मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अच्छा, घुलनशील कौन कौन सी होती है, जैसे नमक हुआ है नी, जैसे आपका चीनी हुई, ये क्या है, घुलनशील अशुद्धियां हैं। अच्छा, अघुलनशील अशुद्धियां कौन सी हैं, जैसे बालू हुआ, कपूर हुआ, है नी,
ये सारी चीजें क्या है, ये अघुलनशील अशुद्धियां हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में आ जाएगा आपका क्या, जैसे मिट्टी का तेल हुआ, जो तेल है वो भी अघुलनशील है, नहीं घुलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मिट्टी का तेल हम मिलाएंगे, या कोई भी तेल, मिट्टी का तेल ही नॉर्मल होता है, मिट्टी का तेल अगर हम इसमें मिलाते हैं, जिसको केरोसिन बोलते हैं, यानी केरोसिन अगर हम पानी में मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा मेरे भाई, पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा। ठीक है। तो यहीं से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि भाई पानी के ऊपर जो मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं, मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं, तो उनको मारने के लिए क्या किया जाता है, यानी या फिर वो क्यों तैर रहे होते हैं। तो तैर तो इसलिए रहे होते हैं भैया वो, क्योंकि उसका क्या होता है, तैरने का रीजन तो यह है कि उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अधिक होता है तो सतह में खिंचाव है, और खिंचाव है तो उसी खिंचाव के कारण वो नीचे नहीं डूब पा रहे हैं, वो तैर रहे हैं आसानी से। अब जैसे ही हम उसमें मिट्टी का तेल डाल देंगे तो वो पृष्ठ तनाव जो है घट जाएगा, और घट जाएगा तो वो जो लार्वे हैं वो ना तो उड़ पाएंगे, क्योंकि उड़ तो पा ही नहीं रहे हैं, वो अचानक से क्या है, एकदम वो डूब जाएंगे उसमें, और डूब जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है जी, बात आप समझ पाए। अच्छा, अघुलनशील अशुद्धियों में आती है आपकी साबुन, डिटर्जेंट जो होते हैं, नहीं तो साबुन सरफ मिलाने से भी क्या होगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन यहां से भी कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब सादा पानी की अपेक्षा जो डिटर्जेंट वाला पानी होता है उससे कपड़े साफ धुल जाते हैं, ऐसा क्यों है भैया। तो ऐसा इसीलिए है कि डिटर्जेंट वाला जो साबुन है उसका पृष्ठ तनाव कैसा है, घटा हुआ, यानी पृष्ठ तनाव कम है उसका। और अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पृष्ठ तनाव घटा हुआ है, कम है, तो चीजें क्या होंगी, फैलेंगी। अब वो जो पानी है वो ज्यादा फैलेगा कमीज या किसी भी कपड़े के ऊपर, और ज्यादा फैलेगा तो उसके छोटे छोटे जगह में घुस जाएगा वो, और वहां से महल को निकाल कर बाहर कर देगा। आई बात आपको समझ में। तो इसीलिए भाई साहब ये बहुत लंबा सा टॉपिक है, जिसको मैंने बहुत ही आसान शब्दों में छोटा कर दिया है। ठीक है, बस आपको समझनी है चीजें कि अशुद्धियों में, अघुलनशील में कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। तो साबुन, सरफ, ये जो चीजें हैं ना, ये सभी अघुलनशील है भैया। ठीक है। अच्छा, बात आप मेरी समझ पाए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी ये हमारी इसी टॉपिक में इतनी ही है। अभी मैं आपको इसके क्या है 2-4 क्वेश्चन बताता हूँ मेरे दोस्त, जो पेपर में आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको जरा समझिए। ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई साहब एक सुई है, यानी सुई जो है वो पानी की सतह पर अगर आप उसको धीरे से रखेंगे तो तैर जाती है। क्यों तैर जाती है सुई, तो उसका रीजन क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। अब पृष्ठ तनाव के कारण ही क्यों तैरती, अच्छा अभी उसमें भी अगर ऑप्शन ये दे दे कि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण तैरती है या पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण तैरती है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण तैरती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव जो है अधिक होने के कारण वस्तु तैरती है। ठीक है भैया, वस्तु नहीं तैरती, सुई तैरती है पानी के ऊपर, बस इतनी सी बात अभी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वर्षा की जो बूंद है वो गोल क्यों होती है। आपने देखा होगा बारिश जो होती है, वर्षा की बूंद गोल होती है, तो उसके गोल होने का कारण क्या है, तो उसके भी गोल होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था द्रव का ये गुण है, प्रत्येक द्रव जो है अपने आकार को छोटा करना चाहता है, और छोटा किस रूप में करेगा, वो गोल आकार में। ठीक है, गोल आकार में अपने द्रव को छोटा करेगा। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद में अगर आपसे कहूं और क्वेश्चन की, हाँ एक कपूर का क्वेश्चन आता है, पानी में अगर हम कपूर डाल दें, छोटा सा एक कपूर का टुकड़ा अगर पानी में डाल देते हैं तो वो क्या है, वो तेजी से गति करने लगता है। उसके गति करने का रीजन क्या होगा, अगर हम इस बात को जाने तो देखो उसके रीजन है गति करने का, कि जब कपूर पानी में डाला जाता है तो कपूर क्या है, कपूर एक अघुलनशील अशुद्धि है, अघुलनशील। तो वो क्या है, जहां पर डाला गया है उस एरिया का, जो उस एरिया का क्या करता है, उस छोटे से एरिया का क्या नाम है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता, उस छोटे से एरिया का पृष्ठ तनाव कम करता है, लेकिन बाकी जगह का तो पृष्ठ तनाव अधिक है। अब अधिक पृष्ठ तनाव जो है वो कम की ओर को भागेगा। ठीक है भाई, हाई से लो की ओर को दुनिया भागती है नहीं,
सॉरी लो से हाई की ओर को दुनिया भगती है, खैर ये तो उल्टा रिवाज है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब एक छोटे से एरिया का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो जो बाकी का एरिया है वो उसको भरने के लिए पहुंचता है, और उसी के कारण क्या है वो जो कपूर है वो आगे की ओर खिसकता जाता है, तो वो क्या है वो गति करने लगता है। कपूर जो होता है अगर उसको पानी में डाल दें तो थोड़ी देर के बाद वो गति करने लगेगा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इससे मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं। हाँ जी, एक और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है शेविंग ब्रुश। शेविंग ब्रुश होता है ना, तो शेविंग ब्रुश को जब हम पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो उसके जो ब्रुश यानी बाल से जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यह भी किसके कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण ही वो चिपक जाते हैं। एक पुताई का ब्रुश है, पुताई का जो ब्रुश होता है उसको भी जब पानी में डालते हैं तो वो भी चिपक जाते हैं, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण है। एक आपने देखा होगा महिलाएं जो होती हैं जब वो नहाती हैं तो उनके बाल जब भीग जाते हैं तो वो भी चिपक जाते हैं, वो उनको काफी समय तक सुखाती भी हैं। तो ये किसके कारण चिपकते हैं? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपक जाते हैं। अच्छा, ठीक है, और क्या है? और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैं आपके साथ उनको भी डिस्कस करता हूं। इसमें आपको एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ। आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जो पृष्ठ तनाव है ये किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसकी निर्भरता आपको बता देता हूँ, ये किस पर निर्भर करता है किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो मेरे भाई पृष्ठ तनाव जो है यहाँ हम देखेंगे निर्भर। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करेगा बात हम देखें। अच्छा, अब इसमें आप अगर निर्भर एक तो भैया अणुओं के बीच के ससंजक बल, अणुओं के बीच ससंजक बल पर निर्भर करेगा। किस पर? ससंजक बल। ठीक है, एक तो ससंजक बल पर निर्भर करेगा, और ससंजक बल कहाँ लगता है आपको ये मैंने पहले ही बताया, अणुओं के बीच लगता है। अणुओं के बीच लगता है ससंजक बल, तो इस ससंजक बल पर निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा और किस पर निर्भर करता है? एक होता है प्रत्यास्थ। ठीक है जी, तो ये भी क्या है? ये द्रव की एक प्रत्यास्थता का गुण होता है द्रव के अंदर, प्रत्यास्थता की तरह व्यवहार करता है द्रव। ठीक है, तो इस टर्म को आप याद रखेंगे, प्रत्यास्थता की तरह। इसका सही लाइन तो ये आती है कि द्रव का प्रत्यास्थ की भांति व्यवहार करना। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगर आप सिर्फ इतनी सी बात को याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा। प्रत्यास्थ और ससंजक बल, इन दो बातों को आप याद रखिए, इसी से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दो बात और आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से, किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये तो है निर्भर करता है इन पर। अच्छा, अब निर्भर किस पर नहीं करता? निर्भर नहीं करता, तो किस पर निर्भर नहीं करता वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। बस एक बार चेक कर लूं, वीडियो में कट तो नहीं रहा है, नीचे दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल ठीक है, दिख रहा है। चलिए, तो ये किस पर निर्भर नहीं करता? दो चीजों पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखना। एक तो क्षेत्रफल पर, ठीक है, एक तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, सतह का क्षेत्रफल क्या है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता पृष्ठ तनाव को। ठीक है, बात समझना, क्षेत्रफल। दूसरा इसकी लंबाई। ठीक है जी, तो इन दो चीजों पर, काल्पनिक रेखा की लंबाई ऐसा कुछ दिया जाता है, लेकिन आप खाली लंबाई याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता और दूसरा ये लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है जी, तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई, ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो चुका है। और अगर इसमें अब भी कोई त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसको सुधारने का। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।